प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय ध्वनि की द्वितीय कक्षा में आपको अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आपको प्रथम कक्षा में ध्वनि क्या है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है और ध्वनि वाद्य यंत्रों से कैसे उत्पन्न की जाती है और ध्वनि के संचरण में कौन कौन से माध्यम होते हैं इत्यादि बिंदुओं पर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। उसी के क्रम में हमने आपको इन बिंदुओं को स्वाध्याय करने के लिए भी कहा था कि इन बिंदुओं का स्वाध्याय करके आएंगे। ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, अनुरण, ध्वनि तरंगे जो हमने शिक्षण बिंदुओं के आधार के लिए ली हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की आज शुरुआत करेंगे। ये प्रमुख शिक्षण बिंदु आपको निम्नवत हमने प्रदर्शित किए हैं। नंबर 1, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, परिभाषित करेंगे, समझेंगे। अनुरण क्या होता है इसकी परिभाषा, इसको समझेंगे। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रथम शिक्षण बिंदु है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसे ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि किसी ठोस या द्रव पदार्थ पे जब टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होती है ना। जैसे ही ध्वनि किसी ठोस या किसी द्रव पदार्थ पे टकराती है तो वहां से वापस होके आती है। जैसे कोई बॉल, बच्चा कोई बॉल खेलता है, ये रबर की बॉल किसी दीवार पे, ये बॉल है, किसी दीवार पे ये मारेगा तो दीवार से ये बॉल लौट के आएगी, वापस लौट के आएगी, परावर्तित होके आएगी। इसी प्रकार से ध्वनि परावर्तित होती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से परावर्तित होती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि भी प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन करती है। इस प्रकार से देखें, हमने एक चित्र बनाया है, ये दीवार है, ये हमारी कोई मकान की इस तरह से ये दीवार है। ये यहाँ पर ये दीवार घड़ी रखी है किसी टेबल पर, दीवार घड़ी टेबल पर रखी हुई है और ये दीवार घड़ी की आवाज यहाँ से इस बिंदु तक जाती है। ये दीवार का भाग है। यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कानों से इसकी संवेदना को सुन लेता है, आवाज ध्वनि को सुन लेता है। अब यहाँ आप जानेंगे ये एक किरण है, ये भी एक किरण है, अर्थात यहाँ से जाती है और यहाँ से लौटती है, अर्थात जाना और लौटना, परावर्तक तल पर जाना और लौटना। ये तल दीवार आप जानते हो चिकनी, खुरदरी दोनों प्रकार की होती है। ये आपतित, यहाँ से आपतित होती है, आती है और यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, यहाँ से ये वापस लौट के जाती है और कान पे क्या कर देती है, संवेदना को उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ से हम देखें, ये बिंदु हमने मान लिया कोई ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर से यहाँ पर ये एक लंब डालें तो लंब क्या कार्य करेगा, लंब का अर्थ होता है वहां से 90 अंश का कोण बनाता हुआ नीचे की ओर, मेज की ओर जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर दो प्रकार के कोण बन जाते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के कोण बन जाते हैं। एक तो यहाँ से जो किरण जा रही है, घड़ी के द्वारा आवाज
जाती है उसके द्वारा आपतित कोण होगा, और यहाँ पर जो बिंदु है आपतन बिंदु, उससे जो कोण बनना है वो कोण कहलाता है परावर्तित कोण। ध्वनि का आपतन कोण ये है, परावर्तन कोण ये है। अर्थात प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से परावर्तित होती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे परावर्तन के नियम क्या हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं उनको। जैसे परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, उन्हीं का अनुपालन ये ध्वनि का परावर्तन करती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण है, आपतित किरण, और देखिए परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु कहाँ है, ये वाला आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये अभिलंब कहलाता है, ये अभिलंब है, अभिलंब, ये अभिलंब है। और ध्वनि के आपतित, ये आपतित किरण, आपतित होने की दिशा तथा परावर्तित होने की दिशा, परावर्तित ये वाली परावर्तित होने की दिशा के बीच बने कोण, ये कोण और ये कोण, बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये कोण आपतन कोण और ये कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम यह है आपतित परावर्तित अविलंब, ये आपतित, ये परावर्तित, ये अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। उसी के प्रकार से ध्वनि का परावर्तन होता है। अब ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है। बड़े आकार अर्थात बहुत बड़ा आकार होगा तभी ध्वनि रुकेगी, अन्यथा ध्वनि आगे की ओर निकल जाएगी। उसको रोकने के लिए, जैसे दीवार है, दीवार से एक दिशा से दूसरी दिशा में आवाज नहीं, ध्वनि नहीं पहुंच सकती है, इसलिए बड़े अवरोधक की आवश्यकता होती है। और जो चाहे पॉलिश के हों, यदि उस पर पॉलिश है तो ठीक है, या खुरदरे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ध्वनि का परावर्तन होता है। ये ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार है। दूसरा बिंदु है शिक्षण प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में इको साउंड भी कहते हैं। इको साउंड क्या होता है, लौटना। किसी स्थान पर की गई ध्वनि, एक जगह खड़े होकर ध्वनि को करते हैं। ध्वनि जब किसी दूर स्थित अवरोध से परावर्तित होकर पुनः वापस सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। एक परावर्तित तल से टकराती है और पुनः सुनाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक तल को श्रोता की दूरी ध्वनि की चाल की 1/20 गुनी होनी चाहिए। ध्वनि की वायुमय चाल कितनी होती है पता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है ध्वनि की चाल वायु में, 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि चलती है। अर्थात ध्वनि, जैसे हम एक उदाहरण बताएं, किसी पहाड़ी के नीचे आप खड़े हो जाइए और आप अपना नाम लीजिएगा तो आपको थोड़े समय के बाद आपको उसी नाम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। उस ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आप कोई कुआं हो, कमरे में आप बंद कर लीजिएगा
खिड़कियों को बंद कर लीजिएगा और फिर आप अपना नाम लीजिएगा, तो आपको थोड़े समय के बाद आवाज ध्वनि आपको पुनः सुनाई देती है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। कुएं में आवाज करें, थोड़ी देर बाद तल से टकराएगी और फिर वापस लौट के आएगी, परावर्तित ध्वनि होगी, उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके दैनिक जीवन में आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। कमरे का उदाहरण हमने दिया, कमरे में आप आवाज करें तो सुनाई देती है। किसी पहाड़ी के नीचे आप खड़े हो जाएं, अपनी आवाज, अपना नाम लें, तो पुनः आपको वही ध्वनि आपको सुनाई देगी, उसे ही कहते हैं प्रतिध्वनि। किसी एक स्थान पर खड़े होने से ही ये ध्वनि आपको पुनः प्राप्त होती है, पुनः सुनाई देती है, उस ध्वनि को कहते हैं हम प्रतिध्वनि। अगला शिक्षण बिंदु है तृतीय, अनुरणन, रिवर्बरेशन। ये अनुरणन क्या होता है? आपने देखा होगा कि किसी बड़े हॉल में कोई आवाज होती है तो बहुत देर तक उसमें गूंजती रहती है, बहुत देर, बहुत समय तक आती है, फिर चली जाती है, आती है, फिर चली जाती है। इसको अनुरणन कहते हैं। अनुरणन की परिभाषा को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किसी बड़े हाल, मैंने अभी बताया था, बड़े हाल में बार बार परावर्तन के कारण जाती आवाज परावर्तित होकर फिर वापस हो, लंबे समय तक ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता? अनुरणन कहलाता है। अनुरणन कहलाता है। अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। एक बार आवाज प्राप्त हो जाए ठीक है, दो बार प्राप्त हो जाए और इसका बार बार आना ये वांछनीय नहीं। इस आवाज को क्या कहते हैं? अवांछनीय है। इसको कम करने के लिए, इस जो आवाज आती है इसको कम करने के लिए क्या किया? हाल अथवा सभा भवन में, जहां पर मीटिंग होती है, सभा भवन में ध्वनि अवशोषक पदार्थ, ध्वनि को ग्रहण करने वाले पदार्थ, अवशोषक, ध्वनि को ग्रहण कर लेते हैं, उनको अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अब अवशोषक पदार्थ ध्वनि को जो अवशोषित कर लें, वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वो पदार्थ होते हैं फाइबर बोर्ड, फाइबर का बोर्ड बनाए जाते हैं। उनसे ध्वनि क्या होती है? उनमें ध्वनि अवशोषित कर ली जाती है, वो ध्वनि वापस लौट के नहीं आती है। तो बड़े बड़े हॉलों में क्या लगाया जाता है? फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं, जिससे ध्वनि एक बार आए, दो बार आए, फिर बार बार वापस ना आए। ऐसे ही खुरदरे प्लास्टर लगे होते हैं। खुरदरे प्लास्टर का मतलब चिकने ना होना, उनको क्या कहते हैं? खुरदरे कहते हैं। खुरदरे प्लास्टर लगे होते हैं। खुरदरे ये सभी क्या करते हैं? ध्वनि को, आवाज को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। इनका यही कार्य है, अनुरणन का यही कार्य है कि किसी बड़े हॉल में बार बार जो ध्वनि परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात हमें लंबे समय तक उसमें गूंजती रहती है, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। और यह ध्वनि अत्यंत अवांछनीय होती है। इस अवांछनीय ध्वनि को समाप्त करने के लिए, इसके लिए सभा भवन या हॉल में अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड और खुरदरे प्लास्टर लगाए जाते हैं, जिसको ये अवशोषित कर लेते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि तरंगे। ध्वनि हमने बताया था, ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होती है, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे और नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, वे तरंगे
जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में एकांतर क्रम में श्रृंग, देखिए श्रृंग तथा गर्त शीर्ष नीचे ऊपर जाएंगी और नीचे आएंगी। किस क्रम में? एकांतर क्रम, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे गमन करती हैं। जैसे हमने उदाहरण भी लिखा है, सितार, वायलिन, इनमें तार लगे होते हैं। आदि की तनी हुई डोरियों में उत्पन्न तरंगें कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इस प्रकार की तरंगों के बल, तरंगों के केवल ठोस, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस और द्रव में ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये तरंगें दृढ़ पदार्थों में उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये ठोस और द्रव में उत्पन्न होती हैं, गैस में उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि गैस में दृढ़ता नहीं होती है। वही मैंने लिखा है, उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए ये तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अब हमने इसको चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश की है कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत और कैसी श्रृंग तथा गर्त, यहां से तरंग प्रारंभ होती है और यहां से ये जाती है ऊपर की ओर, इसे श्रृंग कहते हैं। ये भाग क्या है? ये भाग है आपका श्रृंग भाग। फिर एकांतर क्रम में बताया नीचे की ओर जाएगी, ये भाग कहलाता है शीर्ष। इस तरह से एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ये शीर्ष। दो श्रृंग के बीच को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक परिभाषा और आपको प्राप्त हो गई, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यह तरंगें गति करती रहती है। जैसे तालाब के शांत पानी में हम पत्थर को फेंकें तो पत्थर में के द्वारा तालाब के पानी में हलचल उत्पन्न हो जाती है। हलचल हो, इस तरह से तरंगें क्या करती हैं? इस तरह से आगे की ओर गमन करती रहती हैं। आपने देखा होगा, इसी प्रकार से किसी रस्सी को लें और रस्सी को इस तरह से हम फैलाएं तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो कौन सी? इस तरह से वाइब्रेशन, इस तरह से ऐसी ऐसी इस तरह से तरंगें जो चलेंगी वो कौन सी तरंगें होंगी? अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। अर्थात वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत, ये लंबवत जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, वो लंबवत सीधी लंबवत कंपन करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। और इनका हमने बताया ये कैसे संचरित होती है? शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे तालाब का पानी और रस्सी को हम छलका रहे इस तरह से, तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी। दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। इसका अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही जैसी चलती उसी दिशा में गति करती रहती हैं, उत्पन्न तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यह तरंगें कैसी चलती हैं? संपीड़न और विलयन के मिलने से बनती हैं। संपीड़न और विलयन दोनों से मिलकर ये तरंगें बनती हैं, इनको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और ये माध्यम के चलने की दिशा, अर्थात इनकी चलने की दिशा जो है कैसी होती है? एक
सीधी उसमें होती है, रेखा में होती है। जैसे ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस। अनुप्रस्थ तरंग कैसे? अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रवों में भी गति करती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। हमने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है, ये आपका कोई स्वरित्र होता है। स्वरित्र, उसकी दो भुजाएं होती हैं और उसको किसी रबर पैड पे इस तरह से पीटते हैं तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है। उसकी दो भुजाएं होती हैं, हाथ से पकड़ के ये इस तरह से स्वरित्र होता है। स्वरित्र में आप देख रहे हैं, यदि हमने दो भुजाएं, इसकी दोनों भुजाएं ये हैं, एक फैला हुआ भाग है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ये लाइनें ये आपको दिख रही हैं, ये कैसी हैं? बहुत पास पास है। इसको क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। और जहां पर ये रेखाओं को ध्वनि के रूप में हमने प्रदर्शित किया है, ये कहलाता है विरलन। ये क्या कहलाता है? विरलन। अर्थात विरलन और संपीड़न से अनुदैर्घ्य तरंगें बनती हैं। इस प्रकार से इसको यदि स्वरित्र को इस प्रकार किया जाए तो पहले यहाँ धीरे 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 जाते जाते इसमें क्या हो जाता है? संपीड़न और विरलन के रूप में यहाँ पर गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे देखें, ये विरलन की स्थिति है। विरलन का अर्थ है यहाँ पे ध्वनि की तरंगें। ध्वनि की तरंगें कैसी हैं? विरलन में दूर दूर होती हैं और संपीड़न में ध्वनि की तरंगें कैसी होती हैं? पास पास होती हैं। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा को हम परिभाषित करें कि वे तरंगें जो संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती हैं, उन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें, दोनों में अंतर क्या है? अनुप्रस्थ तरंग क्या है? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में जो कण हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। दोनों में पहला अंतर है लंबवत, समांतर। नंबर 2, अनुप्रस्थ तरंग श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। श्रृंग और गर्त के रूप में संचरित होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के माध्यम से बनती, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। तीसरा अंतर है अनुप्रस्थ तरंगें ठोस, द्रव में उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न होती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगें दृढ़ होती हैं, दृढ़ अवस्था। और अनुदैर्घ्य तरंग नंबर 3, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में यह तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार से ध्वनि तरंगें 2 प्रकार की हमने परिभाषित किया और उनमें हमने अंतर को भी स्पष्ट किया कि इस तरह से दोनों में ये अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने शिक्षण चारों बिंदुओं को अध्ययन कराया। आशा करता हूँ कि आपने उनको ठीक प्रकार से अध्ययन किया है। तो हमने गृह कार्य के लिए आपको उन्हीं शिक्षण बिंदुओं के द्वारा दिए हैं। ध्वनि परावर्तन किसे कहते हैं? ध्वनि परावर्तन किसे कहते हैं लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। प्रतिध्वनि क्या होती है हमने बताया था आपको।
अनुरणन किसे कहते हैं? परिभाषित करेंगे और समझाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है? उन अंतरों को आप स्पष्ट याद करेंगे और उन्हें लिखेंगे। आज कल की क्लास के लिए कुछ स्वाध्याय करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, उनका स्वाध्याय करेंगे, जिससे कि अगली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। पहला है ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण, जिसमें वेग, आवृत्ति इत्यादि की तरंगदैर्घ्य की परिभाषा को याद करेंगे। उसके बाद संख्यात्मक प्रश्न, कुछ प्रश्नों को, संख्यात्मक प्रश्नों को हम शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से जो प्रश्न होंगे, संख्यात्मक प्रश्नों को हम हल करेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ध्वनि विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न पदार्थों में ध्वनि की चाल क्या है, उनकी चाल की गणना किताब के आधार पर, पुस्तक के आधार पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ध्वनि की चाल किस वस्तु में किस प्रकार की होती है, इत्यादि इत्यादि बिंदुओं को हम कल की कक्षा में आपको अध्ययन कराएंगे। इसलिए इन बिंदुओं को आप स्वाध्याय करके आएंगे। आज की कक्षा का यहीं पे मैं समापन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इन बिंदुओं को स्वाध्याय करके आएंगे और जो हमने गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए हैं उनको अच्छी प्रकार से लिखेंगे और उनका याद करेंगे। आज का धन्यवाद।